नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन। आज पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई लोकसभा क्षेत्र में वोट गिरे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि देखिए, बहुत प्रचार हुआ, कोशिश हुई निर्वाचन आयोग की ओर से कि वोट डालने जरूर जाए, लेकिन वोट डालने लोग कम निकले हैं और कम वोट पड़े हैं। यह चिंता की बात बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि आंधी नहीं दिखी। मोदी 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 की आंधी नहीं दिखी। हम लोग पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि देखिए, चुनाव में निरस्ता है, चुनाव में मजा नहीं है, चुनाव में उत्साह नहीं है। तो आज भी उत्साह की कमी ही दिखी है अजीत जी। और यह नहीं दिखा कि मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए लोग दौड़ते हुए, नाचते गाते हुए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसका आशय ये हम बिल्कुल नहीं कहना चाहते हैं कि मोदी हार रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि फाइट है, मुकाबला हो रहा है। 4 लोकसभा क्षेत्रों में आज जहां चुनाव संपन्न हुए हैं, हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं। 3 क्षेत्रों में तो बहुत ही तगड़ा मुकाबला है। और 2019 के जो नतीजे हैं, जो अंतर है जीत हार का, वो अंतर कम होता दिख रहा है। जब अंतर कम होगा तो रिजल्ट किसके पक्ष में चला जाएगा, यह कहना मुश्किल होगा। देखिए, लाभुक, जिन्हें नरेंद्र मोदी बेनिफिशरीज कहते हैं, उनके भीतर मोदी का नाम तो दिखा, लेकिन एक और बात गौर की गई कि जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वे तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे। इसका आशय ये कि तेजस्वी का नौकरी वाला कार्ड भी चल गया है। और देखिए, यदि हम सामाजिक समीकरणों की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू के लिए यह गंभीर संकेतक है कि कुशवाहा वोटों में साफ तौर पर विभाजन दिखा है। लालू यादव ने जो राजनीति की, जो रणनीति तैयार की, उसमें कुशवाहा वोट बैंक को साधने में लालू यादव सफल हुए। 2 लोकसभा क्षेत्रों में, नवादा में और औरंगाबाद में, आरजेडी ने उम्मीदवार ही कुशवाहा को बनाया था। लेकिन जमुई से भी खबर है, जहां चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती चुनाव लड़ रहे थे, सामने से अर्चना रविदास, वहां भी कुशवाहा मत बदले हैं। नवादा में अशोक महतो फैक्टर ने काम किया है, सबसे कम मत नवादा में गिरे हैं। और बीजेपी वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैलकुलेट कैसे करें। लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए एक आंकड़ा सामना रखना चाहते हैं और यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि देखिए, इस बार मुकाबला ज्यादा कड़ा है। गया लोकसभा क्षेत्र से 2019 में जेडीयू के विजय मांझी जीते थे। जीतन राम मांझी तब हम के उम्मीदवार थे, महागठबंधन के। जीतन राम मांझी 1,52,426 मतों से चुनाव हारे थे। इस बार एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी हैं। क्या जीत हार का अंतर होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है कि यह अंतर 1,52,426 मतों से कम का होगा। नवादा में बहुत ही संघर्ष हुआ है। और देखिए, संघर्ष कम वोट की वजह यह भी रही है कि कल और आज लगन बहुत तेज था, गर्मी की मार। तो नवादा में चंदन सिंह, सूरजभान सिंह के भाई, एलजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जीते थे 2019 में। विभा देवी राजवल्लभ यादव की पत्नी हारी थी 1,48,072 मतों से। अब 2024 में विवेक ठाकुर जीतेंगे, श्रवण कुशवाहा जीतेंगे, लेकिन अंतर 1,48,000 मतों का होता नहीं दिख रहा है। यह अंतर कम हो सकता है। जमुई में चिराग पासवान ने बड़ी जीत हासिल की थी, भूदेव चौधरी को हराया था 2,41,055 मतों से। लेकिन 2024 में उनके बहनोई और अर्चना रविदास के बीच मुकाबला, जीत हार का अंतर 2,41,000 मतों का नहीं होगा। वोट ऐसे भी कम पड़े हैं नवादा में। जमुई, आज जहां जहां चुनाव हुए उनमें सबसे अधिक मत जमुई में ही पड़े। औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह फिर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। पिछले बार वे 72,607 मतों से चुनाव जीते थे। और इस बार कहा जा रहा है कि जो सुशील कुमार सिंह
और अभय कुशवाहा के बीच मुकाबला है। जो भी जीतेंगे यह अंतर और कम हो जाएगा, क्योंकि कुशवाहा ने मत दे दिया आरजेडी को। चौंकाने वाली खबर ये आ रही है कि औरंगाबाद में बर्नवाल और साहू समाज ने कल बैठक हुई थी, आज लालटेन जला दिया है। तो ये तो बीजेपी को अपनी रणनीति के बारे में लोग निकल नहीं रहे हैं। लोगों ने या तो यह समझ लिया है, हम जाएं न जाएं मोदी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन जब इतने कम वोट पड़ रहे हैं तो बीजेपी के संगठन का क्या हुआ? यदि 50% के आसपास कुल मत पड़ रहे हैं तो ये सारे मत बीजेपी के नहीं हैं, इनमें विपक्ष का भी मत है। तो जाहिर तौर पर बहुमत, मतलब कुल मतदाताओं को यदि ये निकालते तो बहुमत कम हुआ है, मत कम हुआ है प्रतिशत में। निकाल नहीं पा रहे मतदाताओं को, और मतदाता चाहे पता नहीं क्यों निकल नहीं रहे। अजीत जी देखिए ज्ञानेश्वर जी, बिहार में ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली कम वोट होता है। जी ये पूरे देश में लोग जानते हैं, मानते हैं, कहते हैं। जहां भी चर्चा होगी वहां लोग कहेंगे कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़े जागरूक हैं। राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा चर्चा बिहार का आदमी करेगा। अपना काम धंधा छोड़ करके 24 घंटे वो राजनीति की चर्चा करते रह सकता है। और हमारे एक साथी काम करते थे हमारे साथ, जब हम पहले ईटीवी में काम करते थे, वहां वो इतनी राजनीति की बात करते थे कि लोगों ने उनका नाम राजनीति प्रसाद रख दिया था। जी तो अपना काम, भले थोड़ा काम में देरी हो जाए, लेकिन राजनीति की बात नहीं रुकनी चाहिए 24 घंटे। और आप देखिए हर आदमी गर्दन की नसें फूल जाती हैं राजनीति की बात करते हुए। वो एक एक बारीकी राजनीति की डिस्कस करेगा, कहाँ कौन सा कास्ट है, कहाँ क्या समीकरण है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज पूरे देश में सबसे कम बिहार में होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ राजनीति में रुचि रखते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। इसका एक ऐतिहासिक कारण है। देखिए पिछली बार भी पूरे देश में 67% वोट हुआ था, 67%। और बिहार में उससे 10% कम वोट हुआ था, सिर्फ 57% वोट पड़ा था बिहार में। जी आप सोचिए पूरे देश से 10% कम वोट था बिहार में, जो देश का सबसे राजनीतिक रूप से जो जागरूक प्रदेश है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री तक कहते हैं कि परिवर्तन यहीं से शुरू होता है, बदलाव की बयार यहाँ चलती है। बिहार राजनीति के मामले में, बाकी मामलों में भले लोग कहते हो कि जो बंगाल आज सोचता है सारा देश कल सोचता है, राजनीति के बारे में कम से कम ये है कि आज जो बिहार करता है वो कल सारा देश करता है। जी और वो प्रदेश, वहां इतना कम पोल होता है, 57% और 67%, 10% का वोटिंग का अंतर है एक सबसे जागरूक प्रदेश में, और आबादी के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े प्रदेश में। तो इसके ऐतिहासिक कारण है। एक कारण जो तात्कालिक है, आपने बताया कि लगन है, शादी, जनेऊ बहुत है, कई जगह जनेऊ का हम लोग सब देख रहे हैं, सबके यहाँ निमंत्रण आया कल और हुआ आज है। बहुत लगन है, पिछले 6 महीने का सबसे तेज लगन है, और लोग इधर उधर भाग रहे हैं, चारों तरफ लोग इसमें व्यस्त हैं। गर्मी बहुत है, वो भी आपने बताया पहले, लू के थपेड़े चल रहे हैं, बहुत लू के थपेड़े चल रहे हैं। तो ये तात्कालिक कारण है। ऐतिहासिक कारण क्या है जिस पर चुनाव आयोग को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए है ज्ञानेश्वर जी, कि बिहार में सबसे ज्यादा माइग्रेशन है, बिहार के लोग, सबसे ज्यादा लोग बाहर रहते हैं। लेकिन मेरा दावा है कि जितने लोग बाहर रहते हैं उनमें 10% भी नहीं होंगे जिन्होंने बिहार के वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवाया हुआ है। जी सही बात। 99% का नाम बिहार में होगा, और दिल्ली में भी होगा, कर्नाटक में भी होगा, मुंबई में भी होगा, तमिलनाडु में होगा। वहां हो सकता है कम हो, लेकिन उसका नाम बिहार के वोटर लिस्ट में जरूर होगा, पूरे परिवार का नाम। और हमने ये भी देखा है कि बिहार का आदमी जो दिल्ली में रहता है, अगर उसका घर शहर में भी है और गांव में भी है, तो दोनों जगह के वोटर लिस्ट में उसका नाम है। तो इतना डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट नाम है लोगों के कि वोटर लिस्ट में नंबर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो उसी के अनुपात में जितने नंबर्स हैं वोटर लिस्ट में, अनुपात तो उसी आधार पर निकलेगा जितने लोगों ने वोट डाला। जी बिल्कुल। तो इसी वजह से हम लोगों के यहाँ एक ऐतिहासिक कारण यह है, इसकी वजह से हमारे यहाँ वोटिंग कम रिफ्लेक्ट होता है कि नंबर ऑफ वोटर्स जो है मतदाता सूची में जो नाम दर्ज हैं उसके मुकाबले कम लोग रहते हैं वहां, और इसी की वजह से वोटिंग में वो नंबर्स कम रिफ्लेक्ट होते हैं। ये एक हिस्टोरिकल कारण है। अब आइए, अभी जो 4 सीटों पर पोलिंग हुई है, इसमें 3 सीटें जो आपने बताई जमुई को छोड़ करके, वो ऑलरेडी कम मार्जिन वाली सीटें हैं और कांटे की लड़ाई मुकाबले वाली सीटें रही हैं। नवादा भी, गया भी और औरंगाबाद। जमुई में 2014 में कांटे की टक्कर, 2014 में कम अंतर से जीते थे चिराग पासवान।
लेकिन 2019 में 5 साल के काम के दम पर उनका वोट बढ़ा और जीत का अंतर भी बढ़ा उनका। जी, तो अब ये पुलवामा बालाकोट भी था ना, मोदी की जो हवा थी वही पुलवामा बालाकोट। हाँ, जी, वो सब भी था। उससे वोटिंग परसेंटेज में अब देखिए, पिछले बार अगर आंकड़ा बताएं 2019 में, तो 1.5% के करीब वोट बढ़ा था। 2014 के मुकाबले 1.5% वोट बढ़ा था। हुँ, इसका मतलब 14 में भी साढ़े पचपन 56% के करीब पोलिंग हुई थी। जी, 19 में 57% की पोलिंग हुई। तो इसलिए इस बार भी कम पोलिंग का ये कारण है हिस्टोरिकल। और जमुई में चिराग वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ चिराग पासवान के अपने पॉजिटिव इमेज का भी फायदा और उनके कामकाज का फायदा, ये सब भी उनको मिला। तभी आप देखिए कि वो 4 सीटों में अभी जहां चुनाव हुए उसमें सबसे ज्यादा अंतर से वो जीते जी, थे। हुँ, बाकी 3 सीटों पर जीत हार का अंतर वैसा नहीं रहा जैसा बीजेपी के कैंडिडेट्स का पूरे देश में रहा है। हुँ, पूरे देश में आप देखिए 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख वोट से बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे पिछले चुनाव में। तो इस बार और नैरो हो गया मार्जिन, लड़ाई और कांटे की हो गई। और वो ऐसा नहीं है कि अपोजिशन की बड़ी तैयारी की वजह से हो गई। ये हुँ, नहीं कह सकते हैं कि अपोजिशन ने बड़ी तैयारी से चुनाव लड़ा, बड़ा कायदे से एजेंडा तय किया, बड़े कायदे से उम्मीदवार चुने। ये सब कुछ नहीं हुआ है। ये सब एक रैंडम तरीके से हुआ है। और अभी तक तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आखिरी 2 चरण तक का मतदान है, ये नामांकन खत्म होने तक तो कई इलाके में कैंडिडेट ही नहीं तय थे। अभी भी कई आज इलाके भी में आज कैंडिडेट भी तय नहीं। 7 आज भी 7 लोकसभा क्षेत्रों में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार नहीं है। हाँ, लेकिन उम्मीदवार नहीं। आश्चर्यजनक तरीके से अजीत जी, आज जिस तरीके की उम्मीद थी, राम मंदिर की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। धारा 370 खत्म करने की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। जो जिन उपलब्धियों के नाम पर बीजेपी वोट माँग रही है, उन उपलब्धियों के नाम पर लोग निकल कर जाकर वोट नहीं दे रहे हैं। और यदि वोट दे भी रहे हैं, तो इन उपलब्धियों का हवाला नहीं दिया जा रहा। हाँ, 5 किलो अनाज ज़रूर काम कर रहा है। वो ये जो जिन सीटों पर चुनाव हुआ है, ये मतलब ये कांटे की टक्कर वाले और नजदीकी मुकाबले वाले क्षेत्र हैं, जी। सामाजिक समीकरण की वजह से। अब हुँ, हम बार बार हम दोहरा रहे हैं कि अपोजिशन ने कोई ऐसी बड़ी तैयारी करके चुनाव नहीं लड़े। लोग अभी हुँ, चुनाव प्रचार शुरू हो जाने के बहुत दिन बाद आखिरी दौर में नवादा में गए प्रचार करने तेजस्वी यादव, वहां उनके विधायक उनके साथ नहीं आए। वो तमाम तरह का जो अंदरूनी विवाद है, झगड़े हैं, वो हम सब लोगों ने देखा नवादा में जिस तरह का है। तो इसके बावजूद कांटे की टक्कर अगर दिख रही है, नजदीकी मुकाबला जी। अगर दिख रहा है, तो उसका हुँ, कारण ये है वो जनता ने खुद ही बना दिया है, लोगों ने खुद हुँ, बना दिया है। और कुछ बाय डिफॉल्ट जो सामाजिक समीकरण बने कि इन दोनों सीटों पर औरंगाबाद और नवादा में जो कुशवाहा उम्मीदवार उतारा आरजेडी ने, और उसको फिर उसका प्रचार हुआ पूरे बिहार में। एक नया जी। सोशल इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रही है आरजेडी, हुँ, जिसमें वो एमओआई से अदर दूसरी जातियों को जोड़ रही है। ये मैसेज कहीं ना कहीं उसका काम किया है। दूसरा, जो लोकल फैक्टर्स काम करते रहे, जैसे इस बार हर आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कई बार से चुनाव जीत रहे हैं सुशील सिंह, तो शायद इस बार वो चुनाव नहीं लड़े, उनको टिकट काट दे बीजेपी। लेकिन जी। दिल्ली का एक दबाव हुआ, बीजेपी ने उनकी टिकट नहीं काटी। तो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो डबल ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर जहां भी गड़बड़ होगी तो डबल एंटी इनकम्बेंसी होगी ना। जी। स्टेट गवर्नमेंट की भी एंटी इनकम्बेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। और एक ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी हो गई लोकल कैंडिडेट की, एमपी की। तो वो जी। पिछली बार भी बहुत कम अंतर से जीते थे। और इस जी। बार अगर कुशवाहा वोट अपने कुशवाहा उम्मीदवार के साथ जाता है, और जैसा आपने कहा कि वैष्णव के 2 समुदाय, उनकी अलग बैठक हुई है, और अगर वो जी, बीजेपी को बिल्कुल। छोड़ते हैं, तो हुँ, फिर ये बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। फिर वहां मार्जिन बहुत नैरो हो जाएगा और नतीजे कोई आदमी नहीं प्रिडिक्ट कर पाएगा। 4 जून के पहले चाहे कितना भी कोई एग्जिट पोल करा ले और ओपिनियन पोल करा ले, वो नतीजों का इतने नजदीकी मुकाबले में नहीं पता चलता है। वो जी। औरंगाबाद में कम से कम दिख रहा है, और वहां कई लोकल फैक्टर काम कर रहे हैं। तो उस लोकल फैक्टर्स की वजह से देखिए बीजेपी के अंदर भी बहुत तनाव है इस इलाके में। काम की खासतौर से इस इलाके में बीजेपी के अंदर भी बहुत तनाव है। राजपूत अगर नाराजगी में, देखिए झारखंड से एकदम सटा हुआ इलाका है जी। औरंगाबाद का, और वहां झारखंड में राजपूत नाराज है। अगर उस नाराजगी में कैंडिडेट जाति के लोग शिथिल हुए, अपना कैंडिडेट होने के बावजूद उदासीन हो गए, खिलाफ नहीं वोट किया लेकिन वोट डालने नहीं निकले, तो बड़ा नुकसान है। तो कई फैक्टर ऐसे हैं जिनको अब हम लोग ओवर नहीं, द आप पीरियड तो हम लोग स्थानीय एग्जामिन फैक्टर की करेंगे। बात कर रहे हैं, आप स्थानीय फैक्टर की बात कर रहे हैं अजीत जी। यह बात देखिए आज 4 लोकसभा क्षेत्रों के वोटिंग के बाद यह बात नोटिस की गई है। देखिए अब तक हम लोग कहते थे कि इंडिया ब्लॉक में समन्वय का अभाव है, लेकिन आज एनडीए के भीतर भी समन्वय का अभाव दिखा। देखिए जमुई जहां चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं, वहां जेडीयू
बहुत मेहनत करती हुई दिखाई नहीं दी। नवादा, जहां विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, बरबीघा के जेडीयू विधायक सुदर्शन कुमार ने क्या मेहनत की विवेक ठाकुर के लिए, किसी को पता ही नहीं चला। यदि तेजस्वी यादव के 2 विधायक राजबल्लभ यादव के भाई के पक्ष में थे, तो सुदर्शन कुमार क्या कर रहे थे, यह किसी को पता ही नहीं चला। तो समन्वय का अभाव। और जैसे ही देखा आपने कि प्रधानमंत्री की सभा में भी नीतीश कुमार का जाना बंद हुआ। ललन सिंह ने कल कहा कि देखिए, यह बात तय हुई थी कि अलग अलग सभाएं करेंगे तो अधिक जगह पहुंचेंगे, लेकिन इसके संकेतक जो है, और यह संकेतक एनडीए के भीतर भी कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है जो खतरनाक है, और इसका प्रभाव भी दिखा है कि भाई अपना समझिए। तो एलजेपी वाला अपना समझ रहे हैं, बीजेपी वाला अपना समझ रहे हैं। हाँ, गया में समन्वय दिखा, क्योंकि जीतन राम मांझी की बात थी, जीतन राम मांझी की उम्र, जीतन राम मांझी की इज्जत, तो ये बड़ा गंभीर संकेतक है। और फिर हम कह रहे हैं, वोटर को आप निकाल नहीं पाए, वह बीजेपी। आप जीत जाइए, इसमें मतलब आप जीत भी सकते हैं, लेकिन आप पन्ना कमेटी की बात करते हैं कि हर वोटर लिस्ट का एक पन्ना एक व्यक्ति के हवाले, तो फिर क्यों वोटर नहीं निकले भाई? क्यों नहीं निकले वोटर? यह बड़ा सवाल है। देखिए, अभी 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 गया से शुरू करते हैं। गया जो है, हमने उस दिन भी कहा था कि थर्ड टर्म लकी चार्म हो सकता है जीतन राम मांझी का। इसके पहले 2 बार जब वो चुनाव लड़े, तो ये उनका दुर्भाग्य कहें कि 2014 में वो तब चुनाव लड़े जब जनता दल यू में थे, और नीतीश कुमार ने एक तरफा ये घोषणा कर दी थी कि हम अकेले लड़ेंगे, बीजेपी से हमारी दोस्ती खत्म हो गई। उन्होंने तालमेल तोड़ लिया था और अकेले चुनाव लड़ रहे थे। तो सबको पता था कि नरेंद्र मोदी की लहर है, नए आए हैं गुजरात से चल के, हिंदू हृदय सम्राट का चारों तरफ नारा लग रहा है, गुजरात मॉडल हो रहा है। और ऐसे में आरजेडी कांग्रेस अलग लड़ रहे हैं और उसमें नीतीश कुमार अलग लड़ रहे हैं, तो उनके पास कोई ज्यादा वोट नहीं है। बहुत डिसएडवांटेजस पोजीशन में थे जीतन राम मांझी 2014 में। पूरे बिहार में 16% वोट आया नीतीश कुमार, तो उस समय वो गया सीट लड़े, लोकसभा चुनाव हार गए जीतन राम मांझी। फिर 2019 में जब लड़े, तो फिर वो हारते हुए पक्ष के साथ थे, आरजेडी कांग्रेस के अलायंस में थे वो, और उस महागठबंधन से लड़े और चुनाव हार गए। अभी इस बार पहली बार ऐसा दिख रहा है कि वो राइट साइड में है। राइट साइड का मतलब कि जेडीयू बीजेपी का अपना कॉम्बिनेशन है। देखिए, जेडीयू को 16% वोट तब आया था जब वो अकेले लड़ रहे थे, और तब बीजेपी जीती थी। फिर जब दोनों 2019 में साथ चले आए, तो दोनों फिर बीजेपी जीती वहां। तो अब फिर दोनों साथ में हैं, जेडीयू बीजेपी साथ में है, और जीतन राम मांझी का अपना जो वोट आधार है, वो वोट आधार है। उनके प्रति जो उन लोगों का लगाव है, वो मुख्यमंत्री हुए तो उनकी कम्युनिटी में जो सेंस ऑफ प्राइड है, जो गर्व की भावना है, समूचे जो वंचित हैं, पिछड़े दलित हैं, सबके मन में एक उनको लेकर के था, तो वो सब लोग उनके साथ आएंगे। तो उनके लिए जो आपने कहा कि ग्राउंड लेवल पर उनकी रिपोर्ट अच्छी है, तो उनकी रिपोर्ट निश्चित रूप से अच्छी होगी, क्योंकि वो एक मजबूत साइड में है। आज इस समय एक मजबूत साइड में है, वो उनके प्रति सद्भाव भी है लोगों का, तो वो एक उनकी बात हम लोग कर सकते हैं। बाकी जो कहे कोऑर्डिनेशन की, देखिए हम लोग कितनी बार इस बात पर चर्चा कर चुके कि जो झगड़े हैं जेडीयू बीजेपी, जेडीयू वर्सेस बीजेपी, जेडीयू वर्सेस एलजेपी, वो समाप्त नहीं होने को है। ये स्विच नहीं होता है कि कार्यकर्ता को आप एक बार स्विच ऑन ऑफ कर दीजिएगा तो आज कहिएगा, नेता तो मिल जाते हैं पटना में और दिल्ली में गले मिल लेते हैं, लेकिन वर्कर तो ग्राउंड पर जो लड़ता है उसके तो अपने ईगो होते हैं, उसका अपना पर्सनालिटी उसकी होती है। गांव में कल जिससे उसका झगड़ा था, आज उसके साथ मिलने में उसको दिक्कत होती है, वो साथ में काम नहीं कर सकता है। और यहाँ बहुत कम टाइम मिला इस बार कोऑर्डिनेशन का, जनवरी के अंत में, तो जनवरी में तो ये लोग आए ही हैं, और 3 महीने के बाद चुनाव की घोषणा हो गई, 3 महीने के बाद चुनाव की नौबत आ गई। तो एक तो समय कम मिला, वो जो कोऑर्डिनेशन बनाने का समय कम मिला है, और दूसरा जेडीयू के लोगों के मन में चिराग पासवान को लेकर के कटुता है, बड़ी कड़वाहट है 2020 के लोग को लेकर के। और उसके बाद जो हुआ, उनकी पार्टी टूटी, दिल्ली में बंगला खाली कराया गया, इसको लेकर के कड़वाहट लोगों को नीतीश कुमार के प्रति भी है, लोजपा के लोगों में। तो वो दोनों कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे? अच्छा, जब अभी इस बार जब वो नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ली, तो उनका जितना मजाक बना है, उनको पलटू राम बता करके जितने मीम्स और जितने मजाक सोशल मीडिया में बने हैं, उसमें से मैक्सिमम बीजेपी के इकोसिस्टम से बने। बीजेपी के लोग उनको ज्यादा उनकी आलोचना करते रहे, उनको नीचा दिखाते रहे। तो अब बीजेपी जेडीयू के बीच भी वो संबंध नहीं है जो पहले था, जो इसके पहले इतने वर्षों के चुनाव में दिखा, जो 2019 में भी दिखा, वो नहीं है। क्योंकि 2020 में आकर के वो दोनों एकदम से अलग हो गए, एकदम से दूरी बढ़ गई दोनों के बीच। 2019 में कॉम्बिनेशन बन गया था।
2020 के विधानसभा चुनाव में जो हुआ, ये ऐसा नहीं, नीतीश कुमार ने तो पार्टी ऑफिस में कहा कि हमको सच्चाई पता है। जब उनके विधायकों ने और हारे हुए उम्मीदवारों ने कहना शुरू किया कि किस तरह से बिल्कुल। ग्राउंड पर बीजेपी के लोगों ने उनके खिलाफ काम किया है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि हमको सच्चाई पता है। तो जब ये सच्चाई पता है कि बीजेपी के लोगों ने पर्दे के पीछे से एलजेपी की मदद की, सामने से रह करके जेडीयू के लोगों की मदद नहीं की, तो वो कड़वाहट इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती थी। ये हम लोग पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं इस बात पर। तो ये मामला तो निश्चित रूप से है। इसके बावजूद एक वोट आधार है दोनों का, आम जनता को इससे मतलब नहीं होता है। हाँ, लेकिन जमुई में हमने ये देखा कि जो गाली प्रकरण हुआ, जो तेजस्वी यादव की सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दी गई, इसका फायदा जरूर चिराग पासवान को मिला। लेकिन हमने यह भी देखा कि दलित वोटों की पूर्ण गोलबंदी नहीं हुई। आज हमने जो रिपोर्ट प्राप्त की है, अर्चना रविदास उम्मीदवार थी आरजेडी की, रविदास जो है वो चले गए आरजेडी के पक्ष में। कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी दिखाई पड़ी। और देखिए, यह बड़ी चुनौती है अजीत जी, कि नवादा में लवकुश समीकरण पर लवकुश के स्थापित नेताओं का जादू नहीं दिखा, वहां अशोक महतो और श्रवण कुशवाहा का जादू दिखा है। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जीते कौन, चाहे विवेक ठाकुर जीत रहे हैं, चाहे श्रवण कुशवाहा जीत रहे हैं, 4 जून को पता चलेगा। हमें बताना भी नहीं है, चुनाव आयोग की बंदी से है। लेकिन ये बात है कि बीजेपी के नेताओं ने भी भीतर घात किया है, क्योंकि वहां एक नारा चल रहा था, बाहरी भगाओ नवादा बचाओ। तो बीजेपी के नेताओं ने भी दिलचस्पी बहुत ही कंजूसी के साथ ली है, ताकि वे यह संकेत दे सकें कि 2029 में तो आपको नवादा के ही किसी को लड़ाना होगा, बीजेपी के नेतृत्व को। अब विवेक ठाकुर जीतेंगे तो वो मोदी है, ठीक है ना, लेकिन ये जो परिवर्तन दिखाई पड़े हैं और ये जो खटपट है ना, ये बहुत ठीक नहीं है। देखिए, ये हम लोग इसको कह सकते हैं, जैसे लोग, अब कहावत हम लोगों के यहाँ है कि वो चावल के 2 दाने से पता चलता है कि भगोने में चावल पूरा पका या नहीं पका। तो ये 4 दाने समझिए, 40 सीटों में से ये 4 दाने हैं जिनसे एक ट्रेंड निकलेगा। इससे जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इसको भी लोग देखते ही हैं। लोग, पार्टियां, नेता इससे भी समझेंगे, इससे भी सबक आएगा उनको, और खुद अपनी रिपोर्ट भी उनको मिलेगी जिससे वो एनालाइज करेंगे जो ट्रेंड है, चुनाव का जो ट्रेंड बन रहा है। जैसे आपने 2-3 ट्रेंड की बात कही इसमें। एक ट्रेंड की है, वो जो दलित वोट है वो जमुई में एकजुट नहीं हुआ। देखिए, ये नीतीश कुमार पहले ही एक राजनीति के तहत उन्होंने दलित और महादलित की 2 कैटेगरी बना दी थी। बिल्कुल। और दलित में सिर्फ एक ही जाति को रखा, जो रामविलास पासवान की जाति है, जो चिराग पासवान की जाति है, जिस जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके बहनोई जो है, तो चिराग पासवान के जो बहनोई है, तो वो उसी जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ दलित में। उसके अलावा महादलित का एक फैक्टर हो गया, कास्ट का जो आपने आधिकारिक तौर पर जो विभाजन किया है, उसमें एक महादलित अलग है, तो उसकी पॉलिटिक्स हमेशा अलग होती है। और उस समुदाय से अर्चना रविदास थी, और उन्होंने प्रचार भी, कैंपेन भी खूब किया। उन्होंने अपने ऊपर फोकस बनाए रखा, किसी न किसी तरह से चर्चा होती रही। चुनाव में क्या होता है कि उम्मीदवार की चर्चा हो रही है कि नहीं, अच्छे बुरे में, चाहे वायरल वीडियो हो, चाहे कुछ भी हो, वही कह रहे हैं, अच्छे या बुरे किसी रूप में उम्मीदवार की चर्चा हो रही है कि नहीं। जब चर्चा होती है तो इसका मतलब है कि लोगों की जिज्ञासा है उसमें, लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसका भी कुछ फायदा उसको मिलता है। अगर लोग उम्मीदवार को जानने लगे, देखिए 20-22 लाख की, 25 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, अगर उसमें दूर तक लोगों तक बात पहुंच जाए, कि उम्मीदवार का चेहरा पहुंच जाए, नाम पहुंच जाए, तो उसको फायदा मिलता है। तो ये अर्चना रविदास ने किया वहां। तो एक तो ये ट्रेंड है कि दलित और महादलित, ये पहले भी एक बात की चर्चा हुई थी, और तब ये देखने वाली बात थी, तब हम लोगों ने इस पर बात भी की थी कि बसपा किस तरह के उम्मीदवार देती है और उसका उम्मीदवार कितना वोट लेता है। वो वोट जो है, वो महादलित के वोट में से कुछ वोट लेगा, वो वोट आरजेडी की तरफ जाने वाला था। ये शुरू से हम लोग को अंदाजा लग रहा था कि अदर देन पासवान, जो दलित का वोट है वो जा सकता है आरजेडी की तरफ, कुछ वोट जा सकता है। अब नहीं, औरंगाबाद में जी दिखा भी कि देखिए, जीतन राम मांझी के कारण मांझी का वोट इस बार सुशील कुमार सिंह को मिल गया, लेकिन राम का वोट, खबर ये आ रही है कि राम का वोट जो है वह आरजेडी को प्राप्त हुआ है। हाँ, तो यही राम के वोट की ही बात थी कि वो बसपा का वोट है, बसपा का कोर वोट है वो, और वो आरजेडी के साथ जा सकता है। हालांकि देखिए, बसपा ने कहा था कि हर सीट पर चुनाव लड़ना है, लेकिन अब पता नहीं, लोग वोट उस तरह से नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब अगर वोट वो आरजेडी को जा रहा है, तो बसपा अपना रेलिवेंस बिहार में नहीं बना पा रही है।
और जमुई में जो दूसरी बात आपने कही, जो जो इक्वेशनल बात है, वो ये है कि लॉकुस का समीकरण वहां सुरक्षित सीट पर, हम लोगों ने कल चर्चा की थी, परसों भी चर्चा की थी कि जहां कुशवाहा उम्मीदवार है वहां कुशवाहा दे देगा उसको, आरजेडी का उम्मीदवार है तब भी दे देगा, लेकिन जी बाकी पूरे प्रदेश में वो सम्राट चौधरी को देखेगा, नीतीश कुमार को देखेगा, बीजेपी जेडीयू के कॉम्बिनेशन को देखेगा और तब वोट देगा। लेकिन जी अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसी हम्म, सीट पर जहां कुशवाहा कैंडिडेट नहीं है, वहां भी अगर वोट समूचा पूरा वोट या बल्क वोट एनडीए को नहीं जाता है, तो ये ट्रेंड तुरंत समझ में आएगा जेडीयू और बीजेपी को, और आगे के लिए जी कैसे रेक्टिफाई करें, इसको कैसे ठीक करें, ये उनको विचार करना होगा। ये एक हम्म, क्लासिकल केस होगा। देखिए, हम नवादा और औरंगाबाद पर तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वहां बिल्कुल आरजेडी का कैंडिडेट कुशवाहा है, तो हम्म, उसको स्वाभाविक रूप से कुशवाहा का वोट उसको जाएगा। लेकिन जहां कैंडिडेट कुशवाहा नहीं है, वहां भी अगर कुछ वोट जाता है, 25% वोट भी, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कल तेजस्वी के जी संदर्भ में, हम्म, 25% वोट भी जाता है, तो वो एक बड़ा ट्रेंड डिफाइन करने वाला होगा। और हम्म, ट्रेंड डिफाइन करने वाला इसलिए होगा क्योंकि मगध का क्षेत्र ही वो है जहां बीजेपी लगातार शर्मा वर्मा का कॉम्बिनेशन बनाने की बात कहती है। सम्राट हम्म, चौधरी के मुंह से हमने कितनी बार सुना है कि शर्मा वर्मा का कॉम्बिनेशन बन गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई माई कलाल नहीं हरा सकता है। तो अगर नवादा में नहीं बनता है, अगर नवादा में कुशवाहा वोट आरजेडी को गया तो फिर शर्मा वर्मा का कॉम्बिनेशन फेल हो गया। अगर बिल्कुल जमुई में भी अगर कुछ कुशवाहा का वोट चला जाता है तो फिर और फेल हुआ शर्मा वर्मा का हम्म, कॉम्बिनेशन। तो जी बीजेपी को इस पर काम करना होगा, इसको रेक्टिफाई करना होगा। ये हो सकता है कि अब पता नहीं कोई डिजाइन है या डिजाइन नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने अगर 7 फेज में चुनाव रखा है बिहार का, देखिए 40 सीटें हैं, तमिलनाडु की सभी नहीं 39 देखिए सीटों ना पर अजीत जी, आज ही पोलिंग हो गई। यही एक बात कह दूं कि आज मैं कुशवाहा जाति के कुछ नेताओं से बात कर रहा था, वे बेहद गुस्से में थे। और गुस्से में किस बात को लेकर थे कि पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। पवन सिंह बाजाबता बीजेपी के सदस्य हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार का गीत भी जारी कर दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो व्यक्ति चुनाव लड़ने आ रहा है, कुशवाहा जाति के लोगों के बीच की बात है, आखिर बीजेपी उन्हें पार्टी से अब तक क्यों नहीं निष्कासित कर रही है? ये सवाल यह बहुत सवाल भी बड़ा पूछा जाने लगा है। बड़ा सवाल है, और आज जी औरंगाबाद की सीट पर इसका असर दिखा होगा फिर। जी अगर 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 वहां फिर इसकी नाराजगी में, चूंकि पवन सिंह की नाराजगी हो सकता है सुशील सिंह पर भी भारी पड़े, सुशील सिंह से लोग निकालें इसकी नाराजगी कि अगर जी काराकाट में पवन सिंह जा रहे हैं हराने उपेंद्र उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा को, को। उनको वोट काट करके, तो फिर यहाँ क्यों नहीं सब कुशवाहा, सारे कुशवाहा अपने अभय कुशवाहा के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े हों? क्यों जी फिर वो बिल्कुल पार्टी की बंदिश माने या पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता क्यों दिखाए, जब बीजेपी जी नहीं दिखा रही है उनके उम्मीदवार के प्रति? और उपेंद्र कुशवाहा कोई अभय कुशवाहा या श्रवण कुशवाहा किस्म के नेता नहीं है, वो पूरे बिहार के नेता हैं। पूरे बिहार क्या, देश के बाहर भी पिछड़ी राजनीति में लोग उनको मानते हैं, तभी छगन जी भुजबल उनकी मदद करते आए हैं पिछले 15 साल से। तो हम्म, वो महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु तक के जो उनकी कोई भी जाति से मिलती जुलती जो जातियां हैं उनके संपर्क में है, वो उनके नेता है वो। और किसी भी समय, एनी गिवन टाइम, वो बिहार में मुख्यमंत्री पद के एक दावेदारों में गिने जाते हैं। तो अगर उनके साथ इस तरह का बर्ताव है, देखिए वो पिछली बार भी चुनाव हार गए थे 2019 में। अब जी उनकी उनकी जाति, उनके समाज के लोगों को लग रहा होगा कि किसी तरह से वो 24 में जीते ताकि उनकी हम्म, राजनीति भी जीवित रहे। यहाँ तो जातियां बिल- इस नाम पर भी वोट करती हैं कि उसकी जाति का जो नेता है उसकी राजनीति बची रहे। कई बार तो जी राजनीति बचाने के लिए लोग वोट करते हैं। तो ये हम्म, एक फैक्टर है जो औरंगाबाद में निश्चित रूप से चला होगा। और वो ज्यादा चिंता की बात यह है कि जहां कुशवाहा कैंडिडेट नहीं है, वहां अगर कोई समीकरण में नहीं जाते हैं, जेडीयू बीजेपी को छोड़ करके दूसरी तरफ वोट करते हैं, तो वो स्थिति ज्यादा चिंता की बात होगी बीजेपी के लिए। अब हम जी लोगों को इस पर एक नजर रखनी होगी, एज ए पत्रकार विश्लेषक हम लोगों को ये देखना होगा कि बीजेपी कल से कैसे रिएक्ट करती है। जो जी पहली सभा होगी उस सभा में बीजेपी का टोन क्या होता है, बीजेपी हम्म, किस अंदाज में कैंपेन को आगे ले जाती है, कोर्स करेक्शन के लिए बीजेपी क्या करती है। अगर कुशवाहा वोट टूटा है, अगर उसको ये लग रहा है कि नवादा में अशोक मेहता का फैक्टर काम कर रहा है, तो सोचिए अगर अशोक नवादा महतो में अशोक महतो का, अशोक अगर महतो अशोक जी महतो का फैक्टर नवादा में काम कर रहा है, तब तो मुंगेर के लिए भी बड़ी चिंता की बात होगी जी जहां उनकी बिल्कुल पत्नी चुनाव बिल्कुल लड़ रही हैं। तो हम्म, उस पूरे इलाके के लिए फिर ये चिंता की बात हो जाएगी, और ये चिंता आगे बेगूसराय तक जाएगी। ऐसा नहीं है, पूरा वोट उस पट्टी में वोट है काफी। तो ये हम्म, जो इलाका अभी मगध साहबाद पूरा निपटा नहीं है, इसका ध्यान रखना होगा। तो इसमें बीजेपी, हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे तो आपने इसको पॉइंट आउट किया कि विधानसभा चुनाव में भी पहले 2 राउंड में हम लोगों ने देखा कि आरजेडी के पक्ष में हवा चली, और फिर 2 राउंड के बाद इन लोगों ने, बीजेपी ने और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको कोर्स करेक्शन किया।
और कोर्स करेक्शन जी। करके और फिर उसको पटरी पर ले आए, तो तब जा करके किसी तरह से बहुमत पहुंचा, किसी तरह से मतलब हुँ। बहुमत के आंकड़े तक आप पहुंच पाए। तो ये इसको ध्यान रखना होगा। और उसमें जो एक और चिंता की बात है जो आपने बताया, आपने अभी कहा कि कहीं रामलला की गूंज नहीं सुनाई दी, कि नहीं लोग ये सुनाई गा पड़ रही, रहे नहीं हो सुनाई कि पड़ रही। रामलला जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब ये जी। गाने वाली बात तो नहीं दिख रही है कहीं ना। युवा कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, वो तेजस्वी की बात कर रहे हैं। बुजुर्ग भले बात कर रहे हैं मोदी की, लेकिन जो युवा है वे तेजस्वी की बात कर रहे हैं। और यह भी देखिए देखिए जो आपने कहा कोर्स करेक्शन की बात की, कि आपको बीजेपी को यह सोचना होगा, जो बीजेपी को चलाते हैं उन्हें यह सोचना होगा कि आखिर भाई उनके जो मतदाता हैं, क्या वे यह मानकर घर बैठ गए हैं कि मोदी तो आएंगे ही, हम बूथ पर जाएं चाहे ना जाएं। तब तो देखिए यदि ये बहुमत में लोगों ने ऐसा सोच लिया, तब तो फिर तो समझ ही सकते हैं क्या होगा। नहीं, ये कई बार ये बहुत घातक होता है कि आप मनोबल बढ़ाने के लिए ये कहते हैं कि हम तो जीत रहे हैं, हम तो जी। जीत ही रहे हैं। ये हम्म। ये जो वो कछुए और खरगोश वाली कहानी हो जाती है कि खरगोश सो गया कि अब हमसे कछुए से थोड़े हारेंगे, तो हम्म। आपको वो फिर वो कछुआ पहुंच गया। ये पुरानी कहावत है, कहानी है, पंचतंत्र की कथा है, लोग जान रहे हैं इस बात को। तो जी। उस तरह की बात हो जाएगी। आप पहले मनोबल बढ़ाने के लिए आपने कहा कि 400 पार, अब की बार 400 पार, 370 सीटें हम्म। बीजेपी, और हम तो जीत ही रहे हैं, तीसरा टर्म आ रहा है, तीसरे टर्म में क्या क्या काम होंगे इसकी प्लानिंग हो गई, तीसरे टर्म के लिए 100 दिन का क्या एजेंडा है इसकी मीटिंग्स हो गई। तो ये इस तरह का आत्मविश्वास दिखाया आपने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। जी। लेकिन कहीं आम जनता के बीच ये मैसेज चला गया कि जीत ही रही है बीजेपी, तो क्यों नहीं हम लोग जो है हाँ, क्यों हमारे गर्मी में घर से बाहर निकले। जो जी। एक और कहानी हम लोग सुनते हैं ज्ञानेश्वर जी की, एक बार एक राजा था, उसको एक ज्योतिष ने सलाह दिया कि शहर में उसके राज्य में सूखा पड़ गया है, तो बारिश तब होगी जब एक कुएं को लोग दूध से भर दें। तो जी। उन्होंने कहा कि हर आदमी एक लोटा दूध डाले जाकर के कुएं में। तो हम्म। सबने सोचा कि अब सब आदमी डाल ही रहा है, तो एक हमारे डालने से क्या होगा, तो उसने पानी डाल दिया। अगले दिन हो सवेरे गया। जाकर के सबने देखा तो कुआं पानी से भरा हुआ था, दूध तो था ही नहीं जी। उसमें। तो सबने ये सोच लिया कि अब बाकी सब लोग डाल रहे हैं तो हमको क्या जरूरत है डालने की। तो जी। अगर जी। ऐसा हो जाए कि सबने सोच लिया कि सब लोग इतना वोट तो पड़ ही रहा है बीजेपी को, एक हमारे वोट से क्या फर्क पड़ना है, तब तो हम्म। फिर लुटिया डूब जाएगी। तो जी ये भी बिल्कुल। बीजेपी को सोचना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब आदमी कुएं में पानी डाला हुआ है, सब अपने घर हम्म। पर बैठे रहे और व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया में लड़ाई लड़ते रहे और वोट के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते रहे कि अब इतनी गर्मी में कौन निकले, या फुआ की बेटी की शादी है तो वही कर लेते हैं, वोटिंग तो क्या है बाद में करेंगे। तो ऐसी चीजों पर बीजेपी को ध्यान देना होगा। वो ये जी। 4 सीटें ही हैं, एक प्रयोग के तौर पर मानिए, अगर इसमें जो कमी पेशी है वो बीजेपी देखेगी। और आरजेडी का उत्साह बढ़ाने वाली बात हो सकती है कि इसमें आरजेडी ने अगर ये थ्रेड पकड़ लिया कि लोग रामलला की बात तो ठीक है उनके दिल में बसे हुए हैं, लेकिन वोटिंग के लिए उस पर नहीं जा रहे हैं लोग, अनुच्छेद जी। 370 पर नहीं जा रहे हैं लोग, सीए वगैरह का कोई असर यहाँ नहीं है, और हम्म। 2047 में विकसित भारत बनेगा उसका भी कोई असर नहीं है, क्योंकि 247 किसने देखा, 2047 किसने देखा है। जी तो बिल्कुल। आरजेडी अगर इस थ्रेड को पकड़ती है और वो तेजस्वी का रोजगार का जो मामला है और यूथ को अपने साथ जोड़ने का जो उसका मामला, अगर उसको पकड़ के ये लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे के लिए चुनौती बड़ी हो जाएगी बीजेपी के लिए। जी। तो दोनों को सबक मिलेगा इस चुनाव से। इन 4 सीटों के चुनाव का जो ट्रेंड है उसको दोनों आज रात में एनालाइज करेंगे, और जो ट्रेंड दोनों 2 थ्रेड पकड़ेंगे ये देखना होगा, दोनों पर नजर रखना होगा कि दोनों का कैंपेन कल से क्या रूप लेता है। जी, तो देखिए कल से क्या रूप लेता है, क्योंकि देखिए आज जिस तरीके से वोटिंग हुई है, वह दोनों पक्षों को सोने नहीं देगी। बीजेपी को ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि खतरा सीटें गंवाने का है, और आरजेडी भी यह विवेचना में 3 जून तक लगी रहेगी कि ये सीट तो लगता है हम जीत रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, हम समीक्षा करते ही रहते हैं, आपको बताते ही रहते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।